नमस्ते। आज हमारे साथ आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ है भाग्य लक्ष्मी की देविका उर्फ बेबी बेबिका ध्रुवे जी। यही नाम है ना आपका? Okay. बेबिका ध्रुवे जी आज हमारे साथ Yeah. बनी हुई है। तो आज हम उनसे उनकी पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे और कुछ सीरियल के बारे में जानेंगे, कुछ खट्टी मीठी बातें करेंगे। इसके अलावा उनकी जर्नी आखिर शुरू कैसे हुई, क्योंकि उनका जो पेशा है वो एक डॉक्टर का था, वो डॉक्टर से एक्टिंग के करियर में कैसे आई। तो वो सारी चीजें आज हम इनसे जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है बेबिका आपका हमारे आज के सेगमेंट में। Thank you, कैसी Maji. Namaste, and नमस्ते। thank you for having me here. कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, काफी अच्छी. Everything's all good. आप बताइए. यहाँ पे भी सब बढ़िया। तो अभी क्या आपकी वो शूट चल रहा है या फिर आज ब्रेक लिया हुआ है आपने? शूट चल रहे थे. काफी अरसे से बहुत लंबा शूट चल रहा था, 15 से 20 दिन लगातार. और फाइनली थोड़ा ब्रेक मिला. ओके। तो सोचा कि खुद के लिए थोड़ा वक्त निकाले और कई सारे कामों के लिए. जो कि दरअसल बहुत शूटिंग के अलावा मैं क्लिनिक्स भी जाती हूँ, तो मेरा डॉक्टरी का जो पेशा है वो छोड़ा नहीं है. ओके। साथ ही साथ हुआ जाए तो मेरी लाइफस्टाइल इतनी हेक्टिक हो जाती है कि एक भी दिन मुझे खुद के लिए नहीं मिल पाता. ओके। अगर अच्छा। संडेज को मेरा क्लिनिक बंद होता है तो संडे को छूट आ जाता है. तो बहुत मुश्किल पड़ जाता है. अच्छा, आप ना सबसे पहले जो हमारे दर्शक जी. नहीं जानते हैं उनके लिए आप एक बार ये बता दीजिए कि डॉक्टर से कैसे, मतलब कैसे डॉक्टर बनी और डॉक्टर से यहाँ तक का सफर आपका कैसे रहा। तो स्कूल टाइम से ही मैं काफी टॉमबॉयज बच्ची थी. बिल्कुल भी ग्रेसफुल या प्रिटी लुकिंग नहीं थी. तो इस वजह से मुझे कभी रिकग्निशन नहीं मिल पाता था लोगों से. नोटिस आई मीन लोग कहते नहीं थे कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि मैं एक्टर बन पाऊँ. और अपनी ये इच्छा मैं दर्शा नहीं पाती थी लोगों तक, क्योंकि मैं क्रिटिसिज्म से डरती थी. मुझे लगता था कोई बोल देगा कि तू तो बड़ी टॉमबॉयज सी है, तुझे कहाँ से कोई एक्टर बना पाएगा. तो मैं अपनी एक ख्वाहिश अपने अंदर दबाती थी बचपन से. बट इवेंचुअली जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बाद जब मैं मुंबई में वापस लौटी, मैंने अपनी पढ़ाई बैंगलोर में की, कर्नाटक में. और जब मैं मुंबई में लौटी तब मैंने सोचा कि अब जब मैं क्लिनिक हैंडल कर ही रही हूँ, अपना काम कर ही रही हूँ, अब थोड़ा ऑडिशंस दे रही हूँ. तो और तब मेरा वजन बहुत ज्यादा, आई वॉज हिटिंग ऑलमोस्ट 90 केजीज. और वैसी बॉडी के साथ मैं ऑडिशंस देने जाती थी. मैं इस बात की परवाह नहीं करती थी कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा, या कितनी बार मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी, या कितनी बार मुझे कहा जाएगा कि तुम सोच भी कैसे सकती हो, क्योंकि वो बचपन में बहुत सुन लिया था. अब कोई बोल भी दे तो क्या फर्क पड़ता है. तो फिर भी मैं स्टेप आउट करती थी. करीबन 3 साल मैंने भाग्य लक्ष्मी के लिए ही नहीं, मतलब बालाजी टेलीफिल्म से मैंने करीबन 3 साल लगातार ऑडिशन दिए. और 2 शो ऑफर हुए थे मुझे, छोटे मोटे किरदार थे. पर मेरा मन किया नहीं कि मैं स्टेप इन करूं. आपको एक वाइब आती है ना, अंदर से एक गट फीलिंग आती है कि यार कुछ जम नहीं रहा है, या कुछ सही बैठ नहीं रहा है. तो वो मुझे महसूस होता था. वो शो मैंने किया नहीं. वो शो था डायल. और अच्छा। जिसमें टीना दत्ता लीड थे. हम्म। तो वो मैंने नहीं किया शो, इंस्पाइट वो ऑफर हुआ था. फिर फाइनली मुझे भाग्य लक्ष्मी मिला. और जैसे ही मुझसे कहा गया कि ये शो आपको मिला है, अंदर से वो गट फीलिंग आई कि बस ये करना है. तो इस शो के लिए मैंने काफी वेट लूज भी किया. और इस जर्नी में अभी करीबन 1 साल 8 महीने हो चुके हैं इस शो को. मुझे हीरो की सिस्टर का एक प्राइम किरदार मिला, फैमिली का किरदार. और जैसे ही मुझे स्क्रिप्ट बताई गई, आई फेल इन लव विद द कैरेक्टर. तो ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल, डाउन टू अर्थ और कन्वेंशनल माइंड की, पुराने ख्यालात की लड़की है, लेकिन मॉडर्न डे वर्ल्ड में रह रही है अपने ट्रेडिशनल टच को लेकर. और बड़े घर की है, अमीरों मतलब अमीरी में रही है, अमीरों के बीच ही पली बड़ी है. हम्म। लेकिन फिर भी उसका माइंडसेट और उसका दिल काफी डाउन टू अर्थ है. हाँ। तो ऐसा किरदार तो मुझे करना था, काफी स्ट्रेंथफुल लगा, सॉफ्ट स्पोकन है. बेसिकली वो लक्ष्मी का ही रिफ्लेक्शन थी, जो लीड एक्ट्रेस जो हाँ, लक्ष्मी ऐश्वर्या खरे प्ले कर रहे हैं. हम्म। जब मुझे समझाया गया था कि तुम्हारा किरदार क्या है, तो कहा गया था कि तुम घर में लक्ष्मी जैसी एक बच्ची हो. जैसी ओके। वो है वैसी तुम हो. नेक दिल, डाउन टू अर्थ, जो अपने उसूलों पे भी रहती है, बड़ों का मान करती है, आदर करती है. और सबको लेकर चलना चाहती है, अपने परिवार से काफी प्यार करती है. तो मुझे करना था ये.
किसी भी हाल में। और हाँ, आज मैं काफी आगे आ गई हूँ उस कैरेक्टर के साथ, और आगे और बहुत कुछ करना चाहती ओके, अच्छा आपकी क्लिनिक किस चीज की है, मतलब बेसिकली डॉक्टर किस चीज की है, हूँ। क्या ट्रीटमेंट एक देती हैं? डेंटल सर्जन हूँ और डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट हूँ। तो मेरा पूरा डेंटल ट्रीटमेंट्स, आई एम अ बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, और मैंने इम्प्लांटोलॉजी में स्पेशलाइजेशन की है। तो लोगों के ओरल हेल्थ से रिलेटेड सारी ट्रीटमेंट्स आई प्रोवाइड, सर्जिकल प्रोसीजर से लेकर ओरल हेल्थ बेसिक से लेकर सब कुछ, तो अब जो जो फिलिंग, ये रूट कनाल, दांत निकालना, अक्कल दाढ़ निकालना, तो अब जो जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ये सारे मतलब प्रोसीजर। फौरन इनसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको दांतों की कोई भी समस्या हो। तो बेबिका एक एक्ट्रेस के तौर पर और एक डॉक्टर के तौर पर आपका इलाज करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहेंगी। अच्छा, ये आपने एक बार एक ये बताया था। थैंक यू, मैंने आपकी दोस्ती कर दी। हाँ, मतलब आप प्रमोशन भी कर सकती हाँ हैं इसी बहाने, क्योंकि कोई भी पेशेंट चाहेगा कि मेरा एक कोई एक बहुत नामी वेल नोन एक्ट्रेस मेरा ट्रीटमेंट कर रही है। अच्छा, आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि आपको जो किरदार मिला है वो आपकी बॉडी वेट की वजह से ही ऑफर हुआ है, ऐसा भी था कुछ, कर्व बॉडी की जी वजह जी। से मुझे काफी ऑडिशंस में बैक टू बैक रिजेक्शंस मिलते थे, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा बॉडी वेट अप्रोप्रिएट नहीं था किसी किरदार के लिए, और मुझे लीड किरदार ही करना था। काफी जिद थी, आज भी मेरी वही जिद है। तो बॉडी वेट की वजह से काफी दिक्कतें आती थी, और रिजेक्शंस बहुत मिले हैं मुझे, और अभी भी मिलते हैं। मतलब भले ही मैं बालाजी में एक शो कर रही हूँ, उसके बावजूद मैं और शोज करना चाहती हूँ, और लीड के तौर पर तो अभी भी कहा जाता है कि नहीं, आपको काफी वेट लूज करना पड़ेगा, यहाँ फिट नहीं हो रहा, वहाँ। पर रिजेक्शंस के बावजूद आई कीप पुशिंग माई सेल्फ, एंड ऑफ कोर्स आप एक डिल्यूजन में नहीं जी सकते हो। आपको अपने आप को एक तरह के किरदार के लिए ढलना ही होगा, वो एक प्रोफेशनल नीड है। और उससे बड़ी एडवांटेज ये है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाओगे। हम्म। तो हाँ, मुझे काफी बॉडी शेम भी किया गया है, लेकिन इट्स ओके। अब घूम फिर कर ये मेरी बॉडी, अगर मैं इससे प्यार ना करूँ तो फिर दुनिया का अप्रिशिएट करेगी। सो आई जी। एम जस्ट इन द प्रोसेस, और जैसे ढलना है मैं अपने हिसाब से ढलूंगी, दुनियादारी के हिसाब से। दैट्स व्हाट आई। ओके। अच्छा, आप मतलब डॉक्टर थी पहले, उसके बाद आपका एक्टिंग करियर शुरू हुआ, तो फैमिली कैसे मतलब राजी हो गई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ फैमिली की तरफ से कि नहीं तुम्हें यही लाइन करनी है, वो लाइन अच्छी नहीं है, क्या? बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ, क्योंकि मैं एक महाराष्ट्रन ओल्ड स्कूल, बहुत बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ, क्योंकि मैं एक महाराष्ट्रन ओल्ड स्कूल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे पेरेंट्स बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, और मेरे पिताजी भी बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं। आज भी वो मुझे देखते हैं कि मेरी बच्ची दिन रात काम कर रही है, सुबह क्लिनिक ज्वाइन करती है, तो कभी शूट पे जाती है, तो पूरा दिन क्लिनिक पे रहती है, कभी पूरा दिन शूट पे। ये देखकर भी वो कहते हैं तू सिर्फ डॉक्टरी कर, एक्टिंग छोड़ दे। मतलब इतना देखने के बाद तो उनके मन में जो वो फादरली इंस्टिंक्ट होता है ना, एक अपने हम्म। बच्चे की सिक्योरिटी सोचते हैं। आप देखिए, बड़े से बड़े क्रिकेटर नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, उनके माता पिता भी कहते हैं सरकारी नौकरी कर ले, ये सब क्या कर रहा है। हम्म। वो वो बेचारे कहाँ से कहाँ पहुंच गए। वहां हम्म। पहुंचने के लिए दुनिया का हर इंसान तरसे। और वही वही एक सेम कन्वेंशन, और ये ज्यादातर इंडियन फैमिलीज में होता है। इसीलिए मैं ज्यादातर इंडियन फैमिलीज का थॉट प्रोसेस होता है। तो आई डोंट वांट टू ब्लेम देम, जी जी। तो दे जस्ट रेज्ड इन दैट वे, बट आपको फिर खुद ही अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है, जब फैमिली से सपोर्ट सिस्टम ना मिले। आप खुद ही अपना मोटिवेशन, आप खुद ही अपना बेस्ट फ्रेंड, और आप खुद ही अपना गुरु बन जाते हो। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद मी। मैं अपनी आइडियोलॉजीज खुद बनाती हूँ और उनको खुद फॉलो करने लग जाती हूँ। अच्छा, ये मतलब आपने 12th के बाद सीधे बीडीएस किया और फिर बीडीएस के बाद ही आपने एक्टिंग कहीं सीखी या फिर डायरेक्ट ऑडिशन देना शुरू कर दिया था? डायरेक्ट ऑडिशंस, मैंने ऑडिशंस में ही एक्टिंग सीखी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ना मैंने लोगों की तरह एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किए, ना डांसिंग स्कूल ज्वाइन किए। मैं स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम से एक्स्ट्रा करिकुलर्स में काफी अच्छी रही थी। तो उतना कॉन्फिडेंस था मुझ में कि बस कैमरा के सामने कर, मैं अपने पहले शॉट में भी ज्यादा नर्वस या झिझक के साथ दिखी नहीं हूँ। मुझे मेरे डायरेक्टर ने डायरेक्टली बोला था कॉन्फिडेंट है, और शॉट अच्छा गया, एक टेक में हो जाता था। तो मुझे समझ आ गया कि हाँ, मैं इस चीज के लिए बनी हूँ, अंदर से आ रहा है, कुछ तो आ रहा है। अच्छा, आप अभी 1.5 साल से प्रॉपर एक्टिव हैं इस इंडस्ट्री में, 1.5 साल से ज्यादा,
जी। तो आप इतने साल और इतने सारे आपने ऑडिशन दिए, जितने भी, कितने साल दिए होंगे आपने ऑडिशन? 3 साल। 3 साल ऑडिशन दिए और 1.5 साल अभी आप प्रॉपर एक्टिव है। तो इन 4 साढ़े 4 सालों में कभी आपने कास्टिंग काउच फेस किया, जिस हिसाब से न्यू कमर फेस करते हैं आजकल, या पहले करते थे, अब खुलासा कर रहे हैं टू उसके बी बारे में? ऑनेस्ट टू बी ऑनेस्ट जब मैं मुंबई में काम ढूंढती थी, मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं मिला। लेकिन जब मैंने दूसरे स्टेट्स में काम ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि सदर्न इंडस्ट्री इतनी फ्लेड अप है, इतनी ब्लूम्ड है, तो जब मैंने वहां अप्रोच करने की कोशिश कोशिश की, तब मुझे खास अच्छी अप्रोच नहीं मिल रही थी। आई मीन जैसे कि आपने वो शब्द यूज किया, काफी ब्लंटली और एब्रप्टली बोल दिया जाता था कि यहाँ ऐसा सिस्टम है और ऐसा सिस्टम फॉलो करने पर ही आपको काम मिलेगा। और जब कोई मैं एक मना करती थी तो मेरे मुंह पर कह दिया जाता था कि बहुत लड़कियां पड़ी है, तुम अकेली नहीं बैठी हो, किसी और को मिल जाएगा। और बस खत्म, बात वही खत्म हो जाती थी। तो मुंह पर कह दिया जाता था कि काफी लोग रेडी है, तो हम तुम्हारे पीछे क्यों टाइम वेस्ट करें। कोई एक तो वाक्य वो बताएंगी ये आप? भी नहीं सोचते थे कि हम एक डॉक्टर से बात कर रहे हैं। हम्म। वही मैंने एक साउथ इंडियन मूवी के लिए ट्राई किया था, और जो कोऑर्डिनेटर्स थे, वो आपको साउथ इंडिया में बुलाने से पहले फोन पर ही इन्फॉर्म कर देते हैं कि ऐसा सिस्टम है या ऐसा रूल है। और वहां जाने से पहले आपको फोन पर ही अवेयर कर दिया जाता है, और आप फोन पर ही मना कर दो तो फिर आप कंसिडर भी नहीं किया जाएगा। तो वो एक प्रॉब्लम थी। बट आज भी मेरी काफी तीव्र इच्छा है कि मैं साउथ इंडस्ट्री में जाकर अपना एक मुकाम हासिल करूं या अपनी एक जगह बनाऊं। मुझे मूवीज में जाने की काफी स्ट्रॉन्ग इच्छा है, और हम्म। काफी बड़ा ड्रीम है मेरा कि मैं साउथ इंडस्ट्री में जा पाऊं। तो आई एम जस्ट होपिंग कहीं ना कहीं कुछ अच्छा। देखिए, इंडस्ट्री में जो बड़े लेवल पे लोग बैठे हैं ना, उनकी सोच ऐसी नहीं। हम्म। जो बड़ा काम कर रहे हैं और असल में काम कर रहे हैं और अपने काम से प्यार करते हैं, अपने काम को लेकर पैशनेट है, उनकी सोच ऐसी नहीं है जितना मैंने देखा है। बट जो छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं और जिनको अपने काम से प्यार नहीं है, बट उनका दिमाग यहाँ वहाँ भटका पड़ा है ना, वो ही हम्म। ऐसे सोच सकते हैं। तो जहाँ मैंने सही लोगों से इंटरेक्ट किया और मुझे सही अपॉर्चुनिटीज मिली, और लकीली सही लोगों की दुनिया में कमी नहीं है, अच्छे लोगों की और नेक लोगों की दुनिया में कमी नहीं है। तो आप अपना माइंड ओपन रखिए और अच्छा सोचिए, अच्छे लोग ही मिलेंगे। ओके। अच्छा, आप अब मतलब अभी जैसे कि मूवीज वगैरह में जाना चाह रही हैं, और साउथ में भी आप मतलब चाह रही हैं कि काम करना। अब इसके अलावा मतलब कोई टीवी शो अभी आपको ऑफर नहीं हो रहा है दूसरा, बॉडी वेट की वजह से रिजेक्शन हो रहा है? नॉट रियली, पता है उमा जी, मुझे रिसेंटली ना बस मेरी एक रील देखकर, एक प्रोडक्शन हाउस है बेस्ड इन दुबई, उन्होंने कहा वो एड फिल्म बनाते हैं, वो चाहते हैं मैं दुबई में बेस्ड हो जाऊं और वो मुझे कास्ट कर पाए। अब मैं हम्म। मुंबई से ज्यादा हिल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा ऑलरेडी काम चल रहा है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरी ना बॉडी देखते हैं ना कुछ, एक झलक में आपको वो पसंद कर लेंगे अपने किसी किरदार के लिए या किसी काम के लिए, और उनको आप चाहिए। और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको एक झलक झलक में रिजेक्ट कर देंगे। तो लोगों की अलग अलग सोच है, किसी की नजरों में किसी के अंदर टैलेंट है, और उसी इंसान की नजरों में किसी और के लिए टैलेंट नहीं है। आप समझ रहे हैं, अपनी अपनी सोच होती है और अपना अपना एक परसेप्शन होता है, और हर कोई अपने काम के हिसाब से कुछ ढूंढ रहा है, कुछ देख हम्म। रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि हर जगह बॉडी वेट को मेरे लेकर कोई रकस होगा। हम्म। मुझे नहीं लगता ऑन अ पर्सनल नोट। तो वो मैंने अपनी चॉइस छोड़ी है, मैं अपनी बॉडी को जैसे ढालना चाहूँ वैसे ढालूंगी। बट काम की कोई कमी नहीं है दुनिया में। अच्छा। और यू नेवर नो, देर आर सर्टेन कैरेक्टर्स मेंट फॉर यू। कुछ हम्म। किरदार आप ही के लिए बने हैं। हम्म। तो मुझे लगता है वो किरदार मुझे ढूंढते ढूंढते आएगा, या फिर मैं उसे ढूंढते ढूंढते मिल ही जाऊंगी। अच्छा, जैसे बॉडी वेट की बात हो रही है, बॉडी वेट का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बॉलीवुड में दो ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अभी हाल ही में डबल एक्शन नाम की फिल्म आई थी उनकी, हुमा कुरैशी और सोनाक्षी सिन्हा। उनकी भी जी जी। पर्सनालिटी जो है वो थोड़ी सी मतलब वैसी नहीं है जिस तरीके कम है, से हाँ। जीरो फिगर हो कटरीना कैफ या करीना कपूर खान जैसा। तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि अगर वो उस तरीके से होती तो शायद उनका काम बेहतर होता आज के टाइम में? मतलब आप भी कहीं ना कहीं वैसा कुछ फील करती हैं क्या कभी? नहीं नहीं,
नहीं नहीं, मैं पतली हो जाऊंगी तो मेरा टैलेंट नहीं बदलेगा। हम्म। मुझ में रातों रात कोई नई क्षमता नहीं आ पाएगी। मेरी सिर्फ अपीयरेंस चेंज होगी। मैं स्क्रीन पर और पतली लगूंगी, शायद यंगर लग जाऊंगी। बॉडी वेट का मेजर इन्फ्लुएंस आपके अपीयरेंस पे होता है, और आपके अपीयरेंस और एस्थेटिक्स पर होता है। आप यंग और जवान दिख सकते हो, बस अपने बॉडी वेट को एकदम श्रिंक करके और गेन करके आप रातों रात 20-30 साल बड़े लग सकते हो। तो अगर किरदार की डिमांड है उसके हिसाब से ढलूंगी, बट मेरा टैलेंट नहीं जाएगा। जो हम्म। मेरी किसी किरदार को समझने की क्षमता है, वो मेरे हम्म। वजन से कैसे तोली जा सकती है। मेरा सवाल। मुझसे आप कहेंगे देविका का हाँ। किरदार करना, हम्म। जो मैं किरदार निभा रही हूँ, हाँ। उसका मेरे बॉडी वेट की वजह से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे नहीं लगता इनका टैलेंट और उसका वेट आपस में तोला जाएगा। हम्म। मेरा तो ये वो सवाल। एक्ट्रेसेस जिनका आपने जिक्र किया। हाँ। जी जी, कहिए। नहीं, आप कंप्लीट करिए, फिर मैं पूछूंगी। मेरा यही है कि जिनका आपने भी जिक्र किया, मुझे लगता है कि बॉडी वेट उनका जो भी रहता, वो जितना भी अचीव करिए अपने टैलेंट पे कर रही है, अपनी एक्टिंग स्किल्स पर करिए, अपनी पर्सनालिटी पे कर रही है। इंसान रातों रात अपने वेट की वजह से अंदर से नहीं बदलता। एज अ सोल, उनका माइंडसेट या उनकी नीयत या उनका नेचर या उनकी एक्सेंट, वो सब नहीं बदलता है। तो मुझे लगता है कि इनफैक्ट उन्होंने आजकल के एरा में जो एक स्टेटमेंट बनाई है, वो मूवी हम्म। बनाकर, और लोगों को बॉडी पॉजिटिविटी। 1 सेकेंड, वीडियो अटक गया। की तरफ चैनलाइज किया है, तो बॉडी वेट। आप बोलिए। आपको सुनाई? आई थिंक इट्स आगे पीछे हो रहा है तो। पॉज हो गया था। अच्छा आप हाँ। बॉडी वेट को सो लेकर जो पॉजिटिविटी उन्होंने क्रिएट किया। क्रिएट किया, अगर वो बहुत पतली और साइज जीरो होती तो क्या उनको ये मूवी बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती? हम्म। क्या वो बैठकर ये स्टेटमेंट बना पाती? नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि उनका बॉडी वेट उनके टैलेंट से कहीं रिलेटेड है, दूर दूर तक। जी, मेरा सवाल पूछने का ये मकसद था, क्योंकि आजकल ना क्या मतलब कि लड़कियों को एकदम ऑब्जेक्ट की तरह पेश किया जाता है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो टीवी हो। बिल्कुल। तो उसमें वो इतना ज्यादा उनको ग्लैमराइज कर दिया जाता है। इवन साउथ में उतना नहीं होता जितना कि आजकल नॉर्थ साइड में वो चीज ज्यादा पोर्ट्रे की जाती है, कि लड़कियां बहुत ज्यादा वो सेक्सी फिगर हो, हॉट हो, मतलब ये जो जो छोटे छोटे टैग्स दे दिए गए हैं उनको, उस हिसाब से मैं आपसे पूछ रही थी। क्या कि मतलब वही तो, कि अगर कोई इंसान फैट है, थिन है, जो भी जैसा भी, उसका टैलेंट तो टैलेंट ही है ना। लेकिन वो मेकर्स को चाहिए कि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत ज्यादा उसको वो पोर्ट्रे कर सके, बहुत अलग तरीके से ऑब्जेक्ट कर सके। तो इस वजह से मैंने वो क्वेश्चन पूछा था। खैर, इन सब के इतर आप कुछ अपने बारे में कुछ बताइए जो दर्शक ना जानते हो। जैसे कि आप डॉक्टर हैं, एक्टर हैं, और काफी जद्दोजहद करके आप इस लाइन में जुड़ी हुई हैं, काफी रिजेक्शंस भी देखे, जो ऐसी कि आपको खाने से, घूमने से रिलेटेड कुछ ऐसा आपका कोई बचपन का किस्सा हो जो आप अपने फैंस के साथ शेयर करना चाहती हो। वेल, मुझे घूमना बहुत पसंद है और मैं सोलो ट्रिप्स मारती हूँ। मैं कोई छोटा मोटा देश देख लूंगी, स्पेशली एन आइलैंड, क्योंकि मुझे आइलैंड्स पर घूमना बहुत पसंद है, जहाँ आपको जंगल भी मिले और पानी भी मिले, समुंदर भी मिले और समुंदर का किनारा भी मिले। तो इट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो आइलैंड्स पर घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बहुत सोलो ट्रिप्स जा चुकी हूँ, थाईलैंड जा चुकी हूँ, मॉरिशस जा चुकी हूँ। और मॉरिशस मेरी जिंदगी का सबसे मेमोरेबल ट्रिप रहा है अब तक का। और मैं चाहूंगी कि कई ज्यादा हमारे जो युवक है, यंगस्टर्स है, उन सबको सोलो ट्रिप्स पर जाना चाहिए। क्योंकि वो एक सेंस ऑफ एक्सप्लोरेशन है, आप अपने आप को जान पाते हो, आप थोड़ी दुनियादारी जान पाते हो, और आपको थोड़ी समझ आती है वक्त के साथ। तो आपकी जो अर्ली एजेस है ना, तो डेफिनेटली सबको एक बार बस अकेले निकल जाना चाहिए अपने फेवरेट जगह, अपनी मनचाही जगह, चहीती जगह, उनको निकल जाना चाहिए और थोड़ी दुनियादारी समझ लेनी चाहिए। तो वो मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं सेव करती थी अपनी सैलरी और पैसे, और बस निकल जाती थी। अभी तो स्केड्यूल्स की वजह से मौका नहीं मिल पाता है, लेकिन आई वांट गो बैक टू दोस फेजेस जब मैं आराम से ज्यादा वक्त अपने आप को दे पाऊँ। और हाँ, मैं खाने की बहुत बड़ी शौकीन हूँ, स्पेशली सी फूड।
महाराष्ट्र होने के नाते मुझे सब झींगा, रावस, मच्छी और ये जो प्रॉन्स है, ये इन सब की बॉम्बे डाक, आई मीन आई एम अ क्रेजी फूडी पर्सन। तो वो एक बात है। और मैं एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, ज्यादातर लोगों को मेरे बारे में हाँ ये नहीं पता हाँ, है। ये आपके मैंने उसमें बायो में पढ़ा था, मैं मेरा पूछने वाली थी। हाँ, तो उसके बारे में बताइए कि कैसे, मतलब तीसरा प्रोफेशन जो है आपका। जी, हम पुश्तैनी एस्ट्रोलॉजर्स हैं। मेरे पापा भी काफी बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। करीबन 10 पीढ़ियों से हम एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं उनकी 11वीं पीढ़ी हूँ। तो मेरे ऊपर से भी अब एक्टिंग और डॉक्टरी का ही नहीं, बट इसका भी जिम्मा आ गया है कि अब मुझे ये भी नाम रोशन करना ही है। भले ही कहीं ना करूँ, बट एज एन एस्ट्रोलॉजर तो मुझे अपना नाम रोशन करना ही है, क्योंकि वो पुश्तैनी नाम है जो हमें आगे ले जाना है। तो जी। और मुझे ऑन अ पर्सनल नोट, मैंने अब तक जितने भी लोगों के हाथ पढ़े हैं या उनकी फेस रीडिंग की है, तो काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले हैं। तो अक्सर जब मेरे पास फुर्सत मिल जाए, तो मैं अपने फेसबुक या इंस्टा पे स्टोरी डाल देती हूँ हम्म। कि आपको अपनी पाम रीडिंग करानी है, कुछ करानी है, स्टैटिस्टिक्स पता कराने, डीएम मी। तो मुझे लिटरली वहां बहुत लोग मिल जाते हैं और मुझे इतने अच्छे रिव्यूज भी मिलते हैं, वो रिव्यूज मैं शेयर करती रहती हूँ अपने काम के लिए। और काफी सूदिंग, एक मुझे ना नोबल प्रोफेशन लगता है एस्ट्रोलॉजी अलोंग विद एक डेंटिस्ट्री। एक क्योंकि छोटा आप टेस्ट। कितनों की लाइफ। जी। अब कंप्लीट करिए, सॉरी मेरी बीच में टोकने की आदत है। आप बोलिए। तो मुझे रियलाइज होता है कि एस्ट्रोलॉजी के लिए भी मैं कितनों की लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, किसी को एक मेजर स्टेप लेने से पहले बचा भी रही हूँ। और वही डेंटिस्ट्री में भी मैं कर रही हूँ कि किसी को किसी डिजीज से प्रोसीड होने से पहले ही मैं बचाती हूँ। तो मैं काफी खुश हूँ अपनी लाइफ में, व्हाट्सएवर आई एम डूइंग। और हम्म। आई जस्ट वांट टू ग्रो बिगर एंड बिगर इनटू एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग। मल्टीटास्किंग इज द न्यू गेम, न्यू एज गेम। आजकल के जमाने में अगर आप में कई सारी खूबियां ना हो, तो जिंदगी काफी बेकार है। तो हाँ, ये एक चीज है, मुझे मल्टीटास्क करना काफी अच्छा लगता है। चलिए, अच्छा नहीं, मैं ये बोल रही थी कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं और मतलब आपको बहुत सारे लोग डीएम करते हैं, तो क्यों ना एक छोटा सा टेस्ट किया जाए, आप मेरे बारे में कुछ भविष्यवाणी करिए, कुछ बताइए। श्योर श्योर, मुझे आपका बर्थडे बताइए ना। दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बर्थडे उमा जी। और अभी तो मैं आपका हाथ ज्यादा देख नहीं पाऊंगी, लेकिन अगर मैं नहीं। आपसे कभी पर्सनली मिलूंगी तो मैं डेफिनेट आपका हाथ पढ़ूंगी। सो उमा जी, काफी हेडस्ट्रॉन्ग है आप। काफी हेडस्ट्रॉन्ग है और जिद्दी है नेचर से। जो चाहिए वो चाहिए, और जब चाहिए तब चाहिए। तो जमीन आसमान एक कर देंगी, लेकिन अपने गोल्स और एम्स को आप अचीव करेंगी, एंड यू ऑलवेज टारगेट फॉर द हाईएस्ट। हाँ। और आपको पावर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए लाइफ में। छोटी मोटी सक्सेस से आपका कुछ नहीं होने वाला। जब तक पूरी पावर आपके हत्थे ना हो, तब तक आपका दिल नहीं बहलेगा। बट आपके अंदर ना एक चंचल बचपना है, जो हर किसी को नहीं पता है। तो वो एक स्टर्न मेच्योर फेस और पर्सनालिटी के अंदर एक बचपना है, जो जिससे हर कोई अवेयर नहीं है। और आप वो बचपना हर किसी के सामने भी नहीं दर्शाती है बड़ी आसानी से। एक छोटा सा बच्चा है, एक नादान सा बच्चा है, जो छोटी मोटी चीजों से खुश हो जाता है। और आपको लोगों पर जल्दी भरोसा करने की भी आदत है उमा जी। बहुत ज्यादा। काफी जल्दी भरोसा कर लेती है आप बहुत लोगों ज्यादा। पर। बहुत ज्यादा भरोसा कर लेती है। और धोखे भी मिलते हैं, लेकिन उठकर वापस फिर आगे बढ़ना आपको अच्छे से आता है। उस मामले में आपके पास पीएचडी है। कभी बैठे नहीं रहेंगी आप डिप्रेशन लेकर। काफी हाइपर एक्टिव है। आपको कुछ ना कुछ लाइफ में एक्साइटिंग चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी अच्छा है उमा जी। अब तक मेरे सामने तो क्या हो गया? और मैं कहा हूँ आपके बारे में, अगर आप पर्सनली मेरे सामने होती। कोई बात नहीं, इतना काफी है, जितना बताया उतना तो सही बताया, थोड़ा बहुत जितना मैं जानती हूँ। और आप टेंशन मत लीजिए, जहाँ जिस टीम में हाथ डालेंगी अव्वल ही आएंगी। ये चलिए, मेरी ब्लेसिंग भी है आपके लिए, और मेरी रीडिंग्स भी है आपके लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं एक लास्ट क्वेश्चन सम अप करना चाहूंगी, क्योंकि मतलब हमारा टाइम हो रहा है। आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं, लेकिन उस तरीके से अभी लोग आपसे जुड़े नहीं हैं। शायद हो सकता हो कि आने वाले समय में आपकी जो फैन फॉलोइंग है बहुत ज्यादा मिलियंस वगैरह में जाए। तो आपको क्या लगता है कि आजकल ओके। जिस हिसाब से सोशल मीडिया बहुत ज्यादा लोग एक्टिव हो गए, वहां पे अपनी रील्स वगैरह बना के वो मतलब शेयर करते हैं, तो क्या ये
एक टाइम था कि लोग ऑडिशन देने जाते थे तो लोग ऑडिशन के वीडियोस वायरल होते थे, लेकिन अब सब छोटे से लेके बड़े तक सब वहां पे एक्टिंग करना सबने शुरू कर दिया है, उस छोटे छोटे चंक के आधार पर है। तो वो कितना आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि कुछ ड्रॉबैक होने वाला है एक्टिंग करियर में, आप जैसे दिग्गज जैसे लोग हैं उनके लिए? क्या वो लोग कंपटीशन बन सकते हैं या क्या होगा? वेल, सोशल मीडिया पर उभरने वाले जो लोग हैं, जरूरी नहीं है कि हर कोई असल में एक्टर है। तो हम्म। एक्टिंग का ये जो इंडस्ट्री और ये जो फिनोमिना है ना, ये काफी अडल्ट्रेट होता जा रहा है। हम्म। इसमें मिलावट होती जा रही है। हम्म। हर कोई एक्चुअली टैलेंटेड, हर कोई एक्चुअली एक एक्टर नहीं है। इन्फ्लुएंसर्स की बात अलग होती है, लेकिन हर एक में वो बात नहीं है, वो जिंग नहीं है। एक्सट्रीम जो टैलेंट हमें चाहिए अभी, उस जमाने में एक्टर बनना मुश्किल था, और जो हम्म। बन जाते थे वो काफी ऊपर उभर जाते थे। पर आजकल हर कोई एक्टर है। हर किसी हर को लगता है कोई। कैमरा के सामने दो चार, मैं एग्जैक्टली एक्टर हूँ। exactly. और खास करके जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, अब तो उनका खुद का म्यूजिक वीडियो भी बैक टू बैक आ रहा है, जिसमें वो एक्ट फीचर हो रहे हैं, खुद एक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में जो मतलब वेल नोन प्रोफेशन मतलब है, ट्रेंड है, जिन्हें प्रॉपर एक्टिंग आती है, जिन्होंने काफी मेहनत की है, जैसे आप लोग ये टीवी सीरियल फिल्म्स वाले एक्टर, तो उनके लिए कितनी बड़ी वो है, मतलब ड्रॉबैक है कि भाई वो तो बिना कुछ किए ही पॉपुलर हो रहे हैं। बिना काफी हद स्ट्रगल तक किए। मुझे अक्सर कहा जाता है कि दिस इज द एज ऑफ सुपरस्टार्स, कोई भी फेमस हो सकता है। बट हम्म। हम जैसे लोग जो मेयर टैलेंट और मेयर स्किल्स पर आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे लिए मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया से उभरे हुए लोग हैं, इनके अंदर वर्सेटैलिटी नहीं है। उनको आप एक ही किरदार दे सकते हो और वो सालों साल वही किरदार करते रह जाएंगे। हम्म। तो कभी ना कभी सैचुरेशन का एंड आने वाला है। और ऐसे सिचुएशन में जब लोग असल टैलेंट के लिए खोज पड़ताल शुरू करेंगे, असली टैलेंट देखना चाहेंगे, तब इनकी वही मंडेन लाइफस्टाइल पर एक रोक आ जाएगी, और तब शायद हम जैसों को या असली एक्टर्स की तरफ लोगों का गौर जाएगा। लेकिन जो मेकर्स हैं वो भी मजबूर हैं। उनको ऐसे किरदार लेने पड़ते हैं, ऐसे लोगों को लेना पड़ता है जिनकी फैन बेस ऑलरेडी बनी हुई है, बनी हुई है। जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, क्योंकि उनको देखने ही थिएटर में लोग आते हैं। वो एक लोगों ने ही बना दिया है ना एक ट्रेंड। हम्म। लोग चाहते हैं कि छोटे से छोटे बैकग्राउंड से भी कोई उभर के आए और वो भी सुपरस्टार बन जाए। ये लोगों की सोच है, ऑडियंस की ये सोच है। और उस सोच के साथ वो छोटे से छोटे लोगों को ऊपर उठा रहे हैं। लेकिन हर उस इंसान में टैलेंट हो, ये जरूरी नहीं है। ऑडियंस को हम्म। सोच समझकर टैलेंट परखना होगा। आजकल की ऑडियंस सोच समझकर टैलेंट नहीं परख रही है। वो एक अलग चकाचौंध में अंधी होती जा रही है, जिस वजह हम्म। से ऑफकोर्स हम जैसे लोगों का स्ट्रगल बढ़ चुका है। एग्जैक्टली। तो मैं सोचती हूँ काश मैं 30 साल पहले, मतलब मेरे वक्त से बहुत पहले पैदा हो जाती, तो हम्म। शायद मेरी ज्यादा आसान होती व्हेन इट कम्स टू बिकमिंग एन एक्टर। आज के टाइम के हिसाब से सही बात है, क्योंकि टिकटॉक और अब तो मतलब इंस्टा वगैरह ने बहुत ज्यादा ही वो कॉमन कर दी है चीज। पर कहाँ है, अगर मैं एक प्रोड्यूसर या डायरेक्टर हूँ, मुझे किसी को कास्ट करना है, भले ही इनके हजारों करोड़ों फॉलोअर्स हो, लेकिन अगर तुम कैमरा के सामने वो नहीं दे पाओगे मुझे जो मैं उस किरदार में देख रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं लूंगी। हम्म। मैं मतलब नहीं लूंगी आजकल उनको। अभी भी तो हो रहा जब है ना तक ऐसा? आपने रियल ले रहे हैं ना लोग, उनके पीछे पब्लिक का सपोर्ट जो है, हम्म। पब्लिक का सपोर्ट, पब्लिक इज एट हायर पावर, या ऑडियंस इज एट हायर पावर, उनके आगे किसी की नहीं चलने वाली। जो जनता है वही जनार्दन है। तो सही हम बात है। हम कर ही क्या सकते हैं। बट ये सैचुरेशन आएगा, लोगों को अकल आएगी। आजकल की ऑडियंस स्मार्ट होती जा रही है। हम्म। तो वो एक रेशियो है, ऑडियंस गेटिंग स्मार्टर एंड टैलेंट नॉट गेटिंग रिकग्नाइज्ड। तो जैसे जैसे ऑडियंस और स्मार्ट 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 होती जाएगी, वो रियलाइज करेंगे कि हम किसको देख रहे हैं जो एक ही चीज कर पाता है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं कर पा रहा है। तब जी। हम जैसों का शायद पलड़ा भारी हो जाए। होप सो। चलिए विविका जी, हम फिर दोबारा फिर से मुलाकात करेंगे। आप इंशाल्लाह कि आप श्योर किसी श्योर और श्योर। बड़े नए प्रोजेक्ट के साथ हमें दोबारा मिले, भाग्य लक्ष्मी से बढ़कर आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर हो। तब तक के लिए आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।